गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं ब्रशिंग टेस्ट के बारे में कि ज्वलन परीक्षण कि तंतुओं को जलाकर कि तंतुओं जो रेशे होते हैं उनको जलाकर उसके बारे में हम जान लेंगे कि हम किस तरह से ये जो रेशे होते हैं या तंतु होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं तथा ये किस तरह से कौन सा जो रेशा होता है इसकी एक पहचान होती है कि तंतुओं को जलाकर रासायनिक जो संगठन होता है उसकी जांच की जाती है। कि ब्रशिंग जो टेस्ट होता है कि ज्वलन परीक्षण कि तंतुओं को जलाकर रासायनिक संगठन की जांच की जाती है। कि सेल्यूलोज जो प्रोटीन लवण तथा रासायनिक तंतुओं में विभिन्नता पाई जाती है। कि सेल्यूलोज की सेल्यूलोज प्रोटीन और लवण तथा रासायनिक तंतुओं में विभिन्नता पाई जाती है। ये जो मिश्रित तंतु या ब्लेंड की पहचान ज्वलन परीक्षण से नहीं होती है। दर से जो परीक्षण होता है में भी साथ साथ करना पड़ता है कि दर से परीक्षण भी साथ साथ करना पड़ता है। ज्वलन परीक्षण के सामान्य निर्देशन की इसमें निर्देश दिया गया है कि पहला है कि तंतुओं को पृथक करके दोनों जो सिरे होते हैं कि जो तंतु होते हैं उनके दो सिरे होते हैं कि ये है तंतु है और इसके एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। कि जो दोनों तंतु होते हैं सिरे कि दोनों सिरों को जलाकर परखा जाता है और कई बार दो या दो से अधिक प्रकार के जो रेशों से मिश्रित धागे निर्मित किए जाते हैं। पहचान करने में बल या ऐंठन या रंग चमक के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। कि इसमें क्या होता है, ये तंतु होते हैं कि तंतु को पृथक करके दोनों सिरों को जलाकर परखा जाता है। कई बार दो या अधिक प्रकार के जो रेशे होते हैं रेशों से मिश्रित धागों निर्मित किया जाता है और इनकी जो पहचान होती है कि इनको पहचान करने के लिए
करने में बल या ऐंठन रंग और चमक के आधार पर पहचान की जाती है। तो दूसरा टॉपिक है कि ये तो क्या था, पहला टॉपिक था। दूसरा है इसका कि तंतुओं की जो लौ है कि लौ के आगे दीक्षित स्थिति में रखना चाहिए, और जो तंतु होते हैं उनको छोटी चिमटी से पकड़ना चाहिए तथा धीरे धीरे लौ के पास ले जाना चाहिए। और जब उसके पास ले जाते हैं तो जलने की जो प्रक्रिया होती है वो नोट कर लेनी चाहिए कि हम जैसे कोई मोमबत्ती है या चिमनी है तो कोई धागा होता है, उस धागे को हम ये कोई लोग की चिमनी है कि ये एक चिमनी है, ठीक है। और हमारे हाथ में एक धागा है तो हम क्या करेंगे, वो जो धागा होता है उस धागों को धीरे धीरे इसके पास लेके आएंगे कि ये जलता हुआ दीपक है या जो चिमनी होती है उसके पास लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे उसके पास ले जाते हैं, जलने की जो प्रक्रिया है उसको हमें नोट करना चाहिए कि वो किस तरह से जलता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है कि इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराए जाएंगे तो इनका जो परिक्षण है वे निम्न प्रकार से देखने को मिलते हैं। कि इसको जो सेकंड टॉपिक आपको बताती हूँ मैं कि तंतुओं को लौ के आगे दीक्षित की स्थिति में रखना चाहिए। और जो तंतु होते हैं, तंतुओं को छोटे चिमटी से पकड़कर रखना चाहिए। जैसे जैसे या धीरे धीरे जैसे लौ के पास ले जाना चाहिए। जलने की जो जलती है कि वो जलने की प्रतिक्रिया जलने की जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया को नोट कर लेना चाहिए कि ये प्रक्रिया हमें बार बार दोहरानी चाहिए। पहला है कि जो लौ के पास ले जाने पर कैसा रहता है कि जो तंतु होते हैं कि उन तंतुओं को जब हम लौ के पास जाने पर कैसा रहता है। दूसरा है कि लौ के भीतर जाने पर क्या होता है कि जो लौ है, लौ के भीतर जाने पर क्या होता है। तीसरा है कि लौ
से हटाने पर कैसा रहता है? फोर्थ है कि राख कैसी होती है, कि राख कैसी होती है। और पांचवा है कि जलने पर गंध कैसे आती है, जलने पर गंध कैसी आती है। और कि पहला हमारा लोग के पास ले जाने पर कैसे, कि जैसे सूती कपड़ा होता है, सूती जो रेशे होते हैं हम लोग के पास से लेके जाते हैं तो वो क्या थोड़े थोड़े इकट्ठे से होते हैं। लेकिन अगर रेशमी जो रेशा होता है, तंतु होता है, तो जैसे होते वो प्लास्टिक की तरह जल के इकट्ठा सा हो जाते हैं। जलने पर जैसे जो सूती जो तंतु होंगे उनको जब जलती है तो उनकी गंध जैसे हमने कागज़ जलाते हैं वैसे आती है। और जो रेशमी जो तंतु होते हैं उनको जब हम जलाते हैं तो उनमें गंध जैसे हम प्लास्टिक का धागा जलाते हैं या प्लास्टिक जलाते हैं इस तरह का महसूस होता है। तो पहला हम लेते हैं सूती वस्त्र। सूती वस्त्र कि सूती जो धागे होते हैं कि सूती धागे को तेजी से आग पकड़ती है और कागज़ के समान जलता है तथा इसके साथ ये राख जो होती है हल्की बिखरी हुई रहती है। और जो तंतु होते हैं किनारे पर किनारे जो होते हैं चिकने रह जाते हैं। कि जो सूती जो धागे होंगे वो कैसे होंगे कि एक तो जब हम तेज़ी से कि सूती धागे को तेज़ी से आग के पास ले जाते हैं तो वो क्या होता है कागज़ के समान जलता है। और दूसरा होती है कि इसकी जो राख होती है बिखरी हुई होती है और इसके जो तंतु होते हैं इनके किनारे काले और चिकने रह जाते हैं। दूसरा है हमारा लिलिन। लिलिन जो वस्त्र होता है कि लिलिन के वस्त्र भारी होते हैं और इसी कारण से ये धीरे धीरे जलता है। कि सूती कपड़े तो क्या आग के पास जैसे लेके जाएंगे आग पकड़ लेता है, लेकिन लिलिन का जो कपड़ा होता है भारी होता है और वो आग के पास लेके जाते हैं तो वो धीरे धीरे जलता है। जलने की जो गंध होती है अवशिष्ट सूती तंतुओं के समान ही होती है और इनकी जो राख होती है वह भूरी होती है। कि लिलिन की जो कपड़ा होता है वो उसकी जो राख होती है, इसकी राख जो राख है वह भूरे रंग की होती है। कि भूरे रंग की होती है। तीसरा है ऊन। ऊन के जो तंतु होते हैं कि ऊनी तंतु धीमी गति से जलते हैं। कि ऊनी जो तंतु होते हैं इसके जो तंतु होते हैं वो धीमी गति से जलते हैं। किंतु इनके जो तंतु के लहरदार होने के कारण इसकी जो लो है छोटी कांपती हुई रहती है और जब इसको लो पर से हटा देने पर बुझ जाती है। ऐसे नहीं कि जैसे कोई दूसरा होता है वो जलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको जैसे ही हम लो से दूर हटाते हैं वो बुझ जाती है। और जलने पर तिरवे जनतव गंध आती है और ये जो गंध होती है सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। इसकी जो गंध होती है वो सल्फर की उपस्थिति के कारण ही होती है। और राख का जो रंग होता है रंग काला होता है, गोल, दानेदार और जो आसानी से दब जाते हैं। कि इसकी जो वूल होती है, इसकी जो राख होती है, जिसकी राख होती है इसका रंग कहता है एक तो काला होता है। दूसरा इसके जो गोल और दानेदार होती है और ये इसको आसानी से दबाया जा सकता है। चौथा है हमारा रेशम।
रेशम। रेशम क्या है कि रेशम भी ऊन के समान ही धीमी जलता है। कि रेशम जो होता है, रेशम एक ऐसा तंतु है जो ऊन की तरह ही धीमी गति से जलता है तथा इसकी लो से हटला लेने पर यह तुरंत बुझ जाता है। कि जो लो इसकी लो होती है, आग की जो लो होती है, उसके सामने हम जब इसको पहले लेके जाते हैं तो वो धीमी गति से जलता है और ये वैसे ही जलता है जैसे ऊन के वस्त्र जलते हैं। और जब इसको हम आग के सामने से या हटा लेते हैं तो ये तुरंत बुझ जाते हैं। रेशम के जलने पर ज्वलंत गंध आती है और किंतु इसकी तीव्रता ऊन के अपेक्षा कम होती है। कि इसकी तीव्रता जो होती है ऊन की अपेक्षा कम होती है। राख जो इसके होते हैं काले काले होती है, दानेदार होती है और जिसे सरलता से दबाया जा सकता है। जैसे ऊन की राख को दबाया जाता है वैसे ही इसकी राख को दबाया जाता है। अब हमें नायलॉन तथा ताप शून्य रेशे की नायलॉन तथा ताप शून्य रेशे। ये जो रेशे होते हैं कि ये सभी तंतु जलते नहीं है, अपितु लो के नज़दीक जाते ही पिघल जाते हैं। पिघलने पर इनकी जो लो होती है, लो से दूर होते होते जाते हैं और इनकी जो राख होती है, राख काले काले मोती के समान बिखर जाती है, बिखर जाती है जो दबाने पर शक्त होती है। कि जैसे रेशम है, ऊन है, इनकी जो राख होती है उनको आसानी से हम दबा देते हैं तथा वो काली भी होती है और भूरी होती है। लेकिन ये जैसे जैसे हम पाँव रखेंगे या हाथ से तो दबाएंगे, लेकिन इनके क्या होती है, नायलॉन का जो तंतु होता है इसको हम जब आप दबाते हैं तो ये क्या इसके पास में रहती है तो ये मोतियों की तरह काली होती है। लेकिन ये जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो शक्त होती है। जैसे कोई चीज़ गिरती है नीचे प्लास्टिक, तो वो जैसे गिरती है तो गोल गोल या ये दाने दाने बिखर जाती है। तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये शक्त होती है, हार्ड होती है। जैसे हम एक आपको एक टेबल बता देते हैं कि जो तंतु होते हैं, कि तंतु में हम लेते हैं सेल्यूलोज और सूती फ्लैक्स रियोन।
तो इसकी जो होती है इनके लो से हटने के बाद में, कि इनको जब लो से लो के पास ले जाने पर तो ये सिकुड़ते नहीं हैं। नहीं है। और लो के भीतर जलता है। लो से हटाने पर ये ग्रे रंग की राख जले किनारे चिकने होते हैं। चमकती है। और दूसरा है इसका प्रोटीन, कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन सिल्क ऊन, ये क्या सिकुड़ने से, कि इसकी वजह से सिकुड़ता है। और ये लो से, कि ये जो इसकी लो होती है, लो से दूर हट जाती है, दूर हटता है। इसमें इसकी जगह धीरे धीरे जलती है, ये धीरे धीरे जलता है और स्वयं बुझ जाता है। तीसरा है एसीटेट। एक्रेलिन, ये क्या लो से दूर हटता है, ये लो से दूर हटता है, हट जाता है और पिघल जाता है। और जलने पर ये जलते हैं, कि जलने पिघलने की जो इसकी प्रक्रिया जारी रहती है। और चौथा है नायलॉन अल्फेन। ये सिकुड़न से लो से दूर होता है, कि जैसे ये सिकुड़ता है और लो से दूर हटता है, हटता है। इसमें है धीरे धीरे पिघलता है, पिघलता है और ये स्वयं बुझ जाता है, पोलिस्टर और सरन, ये क्या जलता है और सिकुड़ जाता है। ये धीरे धीरे जलता है
और पिघलता है, पिघलता है और काला धुआं छोड़ता है। इसमें जो निकलती है काला धुआं निकलता है और फिर बाद में स्वयं ही बुझ जाता है, बुझ जाता है, बुझ जाता है। स्पेंडक्स ये जलता है, जलता है और सिकुड़ता नहीं है, नहीं है। और इसमें ये क्या है, पिघलता भी नहीं है। ये सॉरी, पिघलता, पिघलता हुआ जलता है। ये पिघलता हुआ जलता रहता है। इसमें भी क्या है, पिघलता हुआ जलता है। कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे जो तंतु होते हैं, सेल्यूज होता है, सिकुड़ता नहीं है, जलता है, लो इसकी होती है, चमकती है। और इसका जो राख होती है, ग्रे रंग की राख और जले किनारे होते हैं। ये कागज़ जैसे जलता है तो कागज़ के समान इसकी गंध आती है। प्रोटीन जो सिल्क होती है सिकुड़ती है, लो से दूर हटती है, धीरे धीरे जलती है, स्वयं बुझ जाती है। और दवा देने जैसे वो दवा देना जैसे काली राख होती है। ये बोल के जलने की गंध होती है। एसीटेट और एक्रिन जो है ये लो से जो लो होती है उससे दूर दूर हट जाती है, पिघलता है, जलने और पिघलने की प्रक्रिया जारी रखती है। सख्त काली और भुरभुरी इसकी राख होती है। नायलॉन ओलेफिन्स जो सिकुड़ और लो से दूर होती है, ये पिघलता है, जो जैसे धीरे धीरे पिघलता है, स्वयं बुझ जाता है। कठोर और ग्रे मोती होते हैं। ये पत्ते जब जलता है तो पत्ते की जलने की गंध होती है, ऐसी इसकी में गंध आती है। पॉलिस्टर सर्ण होती है, जलता है, सिकुड़ता है और इसे जलता है, धीरे धीरे जलता है, पिघलता है, काले धुएँ निकलता है और ये स्वयं बुझ जाता है। इसकी जो राख होती है सख्त और काले मोतियों जैसी होती है और इसकी जो गंध होती है मीठी गंध जैसे होती है। इसकी जो आती है, गंध आती है, मीठी गंध आती है, जैसे चीनी या गुड़ जो जलता है उसमें जो गंध आती है वैसी इसमें गंध आती है। स्पेंडक्स जो है जलता है, सिकुड़ता नहीं है, पिघला हुआ जलता है कि ये जैसे जैसे जलता जाएगा वैसे ही पिघलता जाता है। और तो क्या सिकुड़ते हैं, लेकिन ये पिघलता रहेगा और जलता रहेगा। और इसकी जो राख होती है नरम होती है, काली होती है। धन्यवाद।